नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करेंगे 23 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। पहले वीडियो के की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज की वीडियो में नीति आयोग, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, IRCTC, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा PM किसान जैसी योजनाओं का जिक्र आया है, जिसे मैंने स्लाइड्स के अंदर अलग कलर से हाईलाइट कर दिया है। तो इनके बारे में जानने के लिए आप स्लाइड्स को ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं साइक्लोन अम्फुन की। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के समुद्री तूफान से तबाह इलाकों के लिए 500 करोड़ रुपए की अग्रिम वित्तीय सहायता की घोषणा की है। श्री मोदी ने कल अम्फुन तूफान से क्षतिग्रस्त इलाकों का हवाई दौरा करने के बाद इसकी घोषणा की। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने पीड़ितों को तत्काल राहत सुनिश्चित करने के साथ साथ हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। तूफान से हुए विनाश का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री ने गवर्नर गणेशी लाल और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ समीक्षा बैठक भी की। प्रधानमंत्री ने जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा, भद्रक, बालेश्वर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों का करीब 90 मिनट का हवाई दौरा किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने चक्रवात के बाद पुनर्वास कार्यों के लिए पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आज पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में हुई प्रशासनिक बैठक में घोषणा की थी। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ राज्य के चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज वेस्ट बंगाल और ओडिशा के राज्यपालों और मुख्यमंत्री के साथ बातचीत की और अम्फुन तूफान से इन राज्यों में हुए नुकसान पर चिंता प्रकट की। देश की 22 विपक्षी पार्टियों ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में वेस्ट बंगाल और ओडिशा के लोगों और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त की। बैठक में पारित प्रस्ताव में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। विपक्षी पार्टियों ने यह मांग भी की कि इस प्राकृतिक प्रकोप को नेशनल डिजास्टर घोषित किया जाए और इससे हुई तबाही से निपटने के लिए राज्यों को पूरा सहयोग दिया जाना चाहिए। बात करते हैं आगे। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है। उसके अलावा रिवर्स रेपो रेट को भी कम करके 3.35% कर दिया गया है। तो रेपो रेट वो रेट होती है जिस पर RBI जो होता है वो बैंकों को उधार देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट जिस पर बैंकों से उधार ली जाती है RBI द्वारा। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कल मुंबई में मीडिया को इसकी जानकारी दी। श्री दास ने कहा कि कल घोषित उपायों को मुख्य रूप से 4 वर्गों में बांटा गया है। ये हैं टू इम्प्रूव फंक्शनिंग ऑफ द मार्केट, टू सपोर्ट एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, टू ईज फाइनेंशियल स्ट्रेस बाय गिविंग रिलीफ ऑन डेट सर्विसिंग एंड बेटर एक्सेस टू वर्किंग कैपिटल, और चौथा जो उन्होंने बताया वो था टू ईज फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स फेस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। उन्होंने बताया कि ऋणों के भुगतान में और 3 महीनों की रियायत देने की घोषणा की गई है, जो 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। रिजर्व बैंक ने आयात निर्यात बैंक के लिए 15,000 करोड़ रुपए की ऋण की व्यवस्था की घोषणा भी की। बात करते हैं इसके बारे में रिस्पॉन्स की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कमी का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इससे मांग में बढ़ोतरी होगी और सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों को समुचित दरों पर ऋण मिल सकेगा। इन उपायों से आर्थिक दबाव कम होगा और वित्तीय उपलब्धता बढ़ेगी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने रेपो रेट में कमी का स्वागत किया और कहा कि लॉकडाउन के बाद से रिजर्व बैंक ने उधार की दरों में जो कमी की है उससे बाजार में करेंसी का प्रभाव बढ़ेगा, तो फ्लो ऑफ करेंसी बढ़ने की इससे उम्मीद है। श्री कुमार ने यह भी कहा कि ऋणों के भुगतान के लिए 3 महीनों की जो मोहलत दी गई है उससे उधार लेने वालों को आर्थिक गतिविधियां फिर से तेज करने में मदद मिलेगी। बढ़ते आगे, बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। देश में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग जो हैं 48,534 ऐसे लोग जो ठीक हो चुके हैं। इससे देश में कोविड-19 से ठीक होने की जो रेट है वो करीब 41% हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,234 लोग कोविड इन्फेक्शन से ठीक हुए और इससे होने वाली जो डेथ रेट थी हमारे यहाँ वो घटकर 3.02% है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अधिकारी ने बताया कि देश के विभिन्न सरकारी और निजी जो लैब्स हैं उनमें कल 1 बजे तक कुल 27,55,714 नमूनों की जांच की गई। नीति आयोग के एक सदस्य डॉक्टर VK पाल ने बताया कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत अब तक 1 करोड़ लोगों का इलाज किया जा चुका है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है।
उन्होंने कहा कि अभी तक 14,000 स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र बनाए जा चुके हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि कोविड इन्फेक्शन के दोगुना होने की दर पहले जहां 3.4 दिन हुआ करती थी, वही अब ये 13.3 दिन हो गई है। यानी कि हमारे यहाँ पे जो कोरोना इन्फेक्शन के जो मामले डबल हो रहे हैं वो 13.3 दिन में हो रहे हैं। श्री पॉल ने कहा कि कोरोना के सक्रिय मामलों में अब कुछ राज्यों, शहरों और जिलों तक सीमित रह गए हैं और 80% ऐसे मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली और मध्य प्रदेश में हैं। श्री पॉल ने कहा कि देश में 10 करोड़ लोग आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और टेलीमेडिसिन सेवा का भी विस्तार हो रहा है। एक अध्ययन में पता चला है कि लॉकडाउन के कारण देश में जहां 20 लाख लोगों को इन्फेक्शन से बचाया जा सका, वहीं 54,000 लोगों की जान बचाई गई। तो अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हमारे पास जो मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती। बढ़ते आगे, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने देश में कोविड इन्फेक्शन के दौरान और इसके बाद के समय में वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है हमारा, उसके लेकर गाइडलाइन जारी की हैं और विभिन्न जोनों में टीकाकरण सेवाएं प्रदान किए जाने के दौरान कोविड-19 से संबंधित मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और हेल्थ मिनिस्ट्री के दिशा निर्देशों की पालना करने की बात कही है। राज्यों को किसी भी ऐसे दिशा निर्देश का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं होगी। ये जो गाइडलाइन है इनमें कहा गया है कि चाहे कोई भी जोन हो, सभी टीकाकरण जो सेशंस होंगे उनमें सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना और सांस से संबंधित स्वच्छता को बनाए रखा जाएगा। कंटेनमेंट और बफर जोन में वैक्सीनेशन सर्विसेज में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कोई सक्रिय गतिशीलता शामिल नहीं होगी। इस वैक्सीनेशन सेशन के दौरान हर व्यक्ति के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी होनी चाहिए और साथ ही उस जगह पर 5 से अधिक व्यक्ति मौजूद नहीं होने चाहिए। तो ये कुछ गाइडलाइन है जो कि जारी की गई है वैक्सीनेशन को लेकर। बढ़ते आगे, हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं, उन्हें 2020-21 के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जापान के डॉक्टर हिरोकी नाकातानी से पदभार ग्रहण किया। अध्यक्ष के रूप में कार्यकारी बोर्ड के सेशन को संबोधित करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य आर्थिक प्रदर्शन और मानव क्षमताओं में वृद्धि का आधार है। उन्होंने कहा कोविड महामारी के कारण अपनी जान गंवाने वाले लाखों लोगों को श्रद्धांजलि दी और कोविड-19 से निपटने के भारत सरकार के प्रयास भी बैठक में उपस्थित लोगों के साथ साझा किए। तो इंडिया के लिए एक अच्छी अचीवमेंट है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो WHO की एग्जीक्यूटिव बोर्ड के अध्यक्ष चुने गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ समय रहते सक्रिय प्रयास किए, जिसके चलते भारत में कोविड इन्फेक्शन से मरने वालों की जो रेट है वो महज 3% है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत ने वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें करीब 8% का योगदान दिया है। नई दिल्ली में कल इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी पर एक डिजिटल कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि वर्ल्ड के जो लैंड रिसोर्सेज हैं उनमें भारत की हिस्सेदारी 2.5% है। मानव और मवेशी आबादी में ये हिस्सेदारी 16% के आसपास है। यानी कि जहाँ पर हमारे यहाँ पे पूरी दुनिया की 2.5% ज़मीन है, वही पूरी दुनिया की आबादी का 16% के आसपास और मवेशियों की आबादी का भी 16% के आसपास भारत में निवास करता है। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में विश्व को परिवार समझने और प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश दिया गया है। तो हमारे यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम की जो अवधारणा है उसकी बात उन्होंने की। हमने कल बात की थी कि 22 मई को इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है, तो इस कार्यक्रम में ही वो भाग ले रहे थे। श्री जावड़ेकर ने कहा कि भारत में अनेक विश्वविद्यालय जैव विविधता में प्रमाण पत्र और डिग्री पाठ्यक्रमों का संचालन करते हैं तथा जैव विविधता के संरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम इसका भी शुभारंभ किया। तो एक नई ये इंटर्नशिप शुरू हो रही है हमारे यहाँ। बढ़ते आगे, हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर विज्ञापन के समय में बढ़ोतरी करके इसे 7 मिनट प्रति घंटे से बढ़ाकर 12 मिनट प्रति घंटे करना चाहती है ताकि उन्हें भी टेलीविज़न चैनलों की समकक्ष लाया जा सके। तो हमने बताया था कि जावड़ेकर साहब ने कल कम्युनिटी रेडियो को संबोधित किया था, तो उसके बारे में संबोधन के साथ ही बात कही गई है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि मंत्रालय जो है वो सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाएगा। गौरतलब है कि इस समय के रेडियो स्टेशन स्थापित करने में आने वाले खर्च का 75% जो है वो मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि इन रेडियो स्टेशनों से आग्रह किया कि वे स्थानीय स्रोतों से सूचनाओं का सत्यापन करके फेक न्यूज़ के खतरे से निपटने में मदद करें। तो उन्होंने कम्युनिटी रेडियो की हेल्प की बात की है फेक न्यूज़ जैसी चीज़ों से निपटने के लिए। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के अंतर्गत तथ्यों की जांच के लिए फैक्ट चेक सेल बनाया है
और सामुदायिक रेडियोज़ की इसमें मदद कर सकते हैं। तो आजकल बड़ी चल रही है कि जितनी भी फेक न्यूज़ आती हैं तो गवर्नमेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के माध्यम से उनको, अगर वो न्यूज़ गलत है तो उसको खारिज करने का काम करते हैं, जो अच्छी बात है अपने आप में। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के तहत मालदीव की राजधानी माले से 152 भारतीय नागरिकों को लेकर एयर इंडिया की पहली उड़ान कल दोपहर बाद बेंगलुरु रवाना हुई। इसके अलावा एयर इंडिया की एक और उड़ान कल माले से दिल्ली रवाना होगी। कल की उड़ान से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के निवासियों को स्वदेश वापस लाया जाएगा, जबकि दिल्ली आने वाली आज की उड़ान चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली के लोगों को वापस लाएगी। इससे पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत मालदीव से करीब 1,500 भारतीय नागरिकों को नौसेना के 3 जहाज़ों से भारत लाया गया था। विदेशों में फंसे 25,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को अब तक भारत वापस लाया जा चुका है। बढ़ते आगे, गृह मंत्रालय ने एक बड़ी रियायत देते हुए प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड धारकों, जिसको हम ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बोलते हैं, उनकी श्रेणी में आने वाले विदेश से भारत वापस आने वाले लोगों को विदेश से भारत वापस लाने की इजाज़त दे दी है। जो नए नियम है उनके अनुसार विदेशों में रहने वाले ऐसे भारतीय नागरिकों के बच्चों को जिनके पास OCI कार्ड है और जो पारिवारिक आपात कारणों से भारत लौटना चाहते हैं, उन्हें वापस आने की अनुमति दे दी गई है। ये सभी फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए तैनात किए गए विमानों, समुद्री जहाज़ों, रेलगाड़ियों या परिवहन के किसी अन्य साधन में यात्रा करने की परमिशन उनको दी गई है। वापसी की यह अनुमति ऐसे दंपतियों को भी दी गई है जिनमें से किसी एक के पास OCI कार्ड है और दूसरा भारतीय नागरिक है और यहाँ उनका स्थायी आवास है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी जिनके पास OCI कार्ड है और जिनके माता पिता भारत में रहने वाले नागरिक हैं, उन्हें भी वापसी की इजाज़त होगी। तो कुछ रिलैक्सेशन दी गई है OCI कार्ड होल्डर्स को। बढ़ते आगे बात करते हैं इंडियन रेलवेज़ की। भारतीय रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 31 लाख से अधिक लोगों को अपने अपने गृह राज्यों में पहुंचाकर यात्री परिवहन का एक नया रिकॉर्ड बनाया है। 1 मई से देश के विभिन्न राज्यों से 2317 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गई हैं ताकि लॉकडाउन में फंसे प्रवासी नागरिकों को, तीर्थयात्रियों को, पर्यटकों, विद्यार्थियों और अन्य लोगों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया जा सके। इस बीच रेलवे ने देश भर में विभिन्न स्टेशनों तक जाने वाली 230 रेलगाड़ियों की सभी श्रेणियों के लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग शुरू कर दी है। तो ये हमने पहले भी कवर किया था अपने वीडियोज़ में। टिकट ऑनलाइन या रेलवे के आरक्षण काउंटर से खरीदे जा सकते हैं। भारतीय रेलवे ने कहा कि कल से अब तक 13 लाख यात्री टिकट खरीद चुके हैं। आरक्षित टिकट जो होंगे वो कॉमन सर्विस सेंटर जो हैं उनमें, डाकघर के रिजर्वेशन काउंटर और यात्री सुविधा केंद्र और IRCTC के अधिकृत एजेंट से भी खरीदे जा सकते हैं। बढ़ते आगे, लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कुल 9 करोड़ 55 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए हैं और 19,000 करोड़ रुपए के लाभार्थियों को 19,000 करोड़ रुपए जो है वो लाभार्थियों को जारी किए जा चुके हैं। सरकार कोविड-19 महामारी के बीच किसानों तथा कृषि गतिविधियों की मदद पहुंचाने के लिए कई उपाय कर रही है। बढ़ते आगे, हमारे उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने राज्यों से कहा है कि वे सुनिश्चित करने की सभी जो लाभार्थी हैं उन तक अनाज वितरण सही तरीके से हो और कोई भूखा ना रहे। श्री पासवान ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक की। उन्होंने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने तथा गरीबों और प्रवासी श्रमिकों के बीच दालों और अनाजों के वितरण के लिए बढ़ चढ़कर काम करने के लिए राज्यों की सराहना की तथा खाद्यान्नों की खरीद प्रक्रिया सही तरीके से जारी रहने पर संतोष जताया। भारत पैकेज के तहत अब तक 8 लाख टन गेहूं और चावल तथा 39,000 टन दालें जो हैं वो प्रवासी श्रमिकों के बीच मुफ्त बांटे जा चुके हैं। केंद्र सरकार फंसे हुए 8 करोड़ प्रवासी श्रमिकों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो आटा या चावल मुफ्त दे रही है और हर परिवार को 1 महीने में 1 किलो दाल भी मुफ्त दी जा रही है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। 107 यात्रियों को ले जा रहा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का एक यात्री विमान कल कराची के जिन्ना इंटरनेशनल हवाई अड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में क्रैश हो गया। अधिकारियों ने बताया कि 99 यात्रियों और 8 क्रू मेंबर्स के साथ ये विमान लाहौर से रवाना हुआ था। मरने वालों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कई सारे लोगों की मरने की आशंका है। एक बुरी खबर आई है आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। दोस्तों, ये थी आज की खबरें। बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 23 मई है। 23 मई 1844 को सैयद अली मोहम्मद शिराजी ने बाबिज़म नामक नए धर्म की स्थापना की। यह धर्म आगे चलकर बहाई धर्म के नाम से जाना गया।
हमारे दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वो इसी धर्म का प्रतीक है। 23 मई 1949 को द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसे हम वेस्ट जर्मनी के नाम से जानते थे, उसकी स्थापना हुई थी। ये जो देश था ये 23 मई 1949 से लेकर 3 अक्टूबर 1990 तक जर्मनी के रीयूनिफिकेशन तक अस्तित्व में रहा था। आज 23 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला मना रहा है। ये कोई बीमारी का नाम है जिसको खत्म करने की बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को इस तरह से मनाया जाता है। तो दोस्तों, इतिहास की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू दोस्तों, बाय।